वो सीधा से कमरे की दोपट वाली खुली खिड़की के पार बिजली की तारों का जाल और उसके नीचे भागते दौड़ते बच्चे, डूबता सूरज और कराची का रंग बदलता मौसम, सब पर पड़ती उसकी ये निगाह शायद आखिरी थी। पिछले 1 घंटे से वो यहाँ बिना मकसद खड़ा था, एक हाथ स्याह पेन की जेब में डाल रखा था, जबकि दूसरे हाथ में खाकी लिफाफा था जो बंद था। सब तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी और आज रात की रवानगी थी। गहरी सांस लेकर हाथ में पकड़ा लिफाफा खोला। रवानगी से एक दिन पहले आप इस एनवलप को खोलेंगे। इसमें आपका खुफिया नाम दर्ज है। ये नाम सिर्फ आप और हम जानते होंगे, और जहां भी कोई आपको इस नाम से पुकारेगा समझ जाइएगा वो हमारा बंदा है। सहन में इब्राहिम खान के कहे हुए अल्फाज की पेशकश गूंज रही थी और हाथ एहतियात से लिफाफे को खोल रहे थे। आगे लिफाफे में एक सफ़ेद कार्ड था जिसे उससे उंगली की पोरों में दबाकर बाहर निकाला। सफ़ेद कार्ड के बिल्कुल वस्त में दर्ज खुफिया नाम को रचने के लिए कहा गया था। उससे जल्दी से पेंट की जेब में हाथ डाला और चंद सेकंड्स बाद उसके हाथ में एक अदद सिक्का था। कार्ड को हथेली पर रखे एहतियात से छुपे हुए हिस्से को खुरचा और झाड़ा। स्याह रंग में लिखा नाम अब वाजिया था, बासिल। सन 1989 नवंबर की ये हसीन सुबह उसे यूं किस्मत से अमेरिका ले आई थी। जहाज़ के पहिए जैसे ही ज़मीन की सतह को छूने के करीब हो रहे थे, उसके साथ ही उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। जहाज़ से उतरकर एयरपोर्ट के इंतज़ार खाने तक का सफ़र वो हैरत से इर्द-गिर्द देखते हुए तय कर रहा था। सब कुछ निखरा सा एक अलग जदीद दुनिया का मंज़र पेश कर रहा था। ग्रे रंग की हल्की पायजों वाली ड्रेस पैंट सेबतन किए, जिसे तकरीबन पेट की नाव पर बांध रखा था। उसके ऊपर हल्के नीले रंग की ड्रेस शर्ट पहने वो 22 साल का खूबसूरत नौजवान अब बशाशत से इर्द-गिर्द देख कर मुस्कुरा रहा था। इंतज़ार खाने से थोड़ा सा आगे बढ़े से जंगले के पास तमाम मुसाफिर पार्क खड़े उनको लेने के लिए पहुँचे अहबाब और रिश्तेदारों को देखकर खुश हो रहे थे। वो अपने बैग को कंधे पर डाले आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मुतलाशी निगाहें इर्द गिर्द उड़ा रहा था। चंद सेकंड्स के तवक्कुफ के बाद ही उससे अपना मतलूबा शख्स नजर आया, जो पुरजोश अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था। सफ़ेद शर्ट, नीली जीन्स से मलबूस 32 साला नवीन मलिक जितना पुरजोश उसकी तरफ बढ़ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा गर्मजोशी में बगलगीर हुआ। चंद सेकंड्स उसे यूं ही गले लगाने के बाद उससे अलग हुआ और हंसते हुए उसे दोनों कंधों से थाम लिया। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? असन मलिक ने भी जवाबी पुरजोश लहजे में दांत निकाले सवाल पर सवाल किया। बहुत खूब। तुम तो बिल्कुल चाचू की कॉपी निकले भाई। बहुत हैंडसम, और इन 3 सालों में क्या कद निकाला है। नवीन ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए तारीफ की। वो इस तारीफ पर पल भर में लजाजत से मुस्कुराया। बस करें नवीन भाई, आपसे तो कम ही हैंडसम हूँ। खुद को देखें, कहीं से लगता है कि आप 32 साल के हैं। अरे ये तो बस ऊपरी चमचम है, अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ सफ़र कैसा रहा? नवीन ने हाथ के इशारे से उसे अपने साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। असवन बैग को कंधे पर दुरुस्त करता हुआ हमकदम हुआ। सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बस खुशी में सो नहीं सका। हंसते हुए वो दोनों एयरपोर्ट की राहदारी से आगे पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर में पार्किंग में एक कतार में लगी गाड़ियों में से एक गाड़ी के पास सुमीन रुक गया। उसके हाथ से सामान लेकर गाड़ी में रखने के बाद वो खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, जबकि असवन अब बराबर की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। घर वाले कैसे हैं सब? हद का जवाब देने का वक्त ही नहीं होता, और जब तक यहाँ से हद पाकिस्तान पहुँचता है यहाँ के हालात ही बदल चुके होते हैं। नवीन ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक निगाह उस पर डाली। वो सीट बेल्ट बांध रहा था। सब ठीक है, सलाम कह रहे थे आपको। आप बताएं कैसा जा रहा है कैफे? मुतवाज़िन लहजे में सवाल पूछता हुआ अब नवीन की तरफ मुतवज्जा था, जो गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। बेहतरीन। अब तो साथ एक छोटा होटल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत हो, मतलब बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। असवन ने पेंट की जेब में हाथ डालते हुए 27 से कहा और फिर उंगली के बीच दबे कार्ड को नवीन की तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ। नवीन भाई, ये इस एड्रेस पर छोड़ दें मुझे। मतलब? नवीन ने स्टेयरिंग को थामे बुन में इकट्ठी की, एक निगाह कार्ड पर डाली और फिर हल्की से सामने जमा दी। मैंने होटल में बुकिंग करवाई है। मैंने सोचा जिस वक्त तक कंपनी रिहाइश का इंतज़ाम नहीं कर देती, मैं होटल में रिहाइश कर लूँ। कर दी ना गैरों वाली बात। मैं तुम्हें होटल में हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो बस। नवीन भाई। असवन ने तसबसप में सर झुकाया। अरे क्या नवीन भाई, 2 कमरों का घर है लेकिन दिल कहीं बड़ा है मेरा। नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, वो दरअसल झिझक है भाभी। ओह,
अच्छा, किन्सी की वजह से झिझक है। बेफ़िक्र हो जाओ, बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर। बहुत अच्छी आदत की बाइख़लाक़ है। अच्छा, असवद अब भी तसब्बुस का शिकार था। नवीन ने अमेरिका में एक यहूदी औरत से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में तो उन लोगों को बस पिछले साल इसने खत में लिख भेजा था कि वो यहीं शादी कर रहा है। नवीन ने यह खबर बहुत आम से अंदाज से भेजी थी, लेकिन मलिक हाउस में इस खबर की वजह से एक तूफान बरपा हुआ था। नस्री बेगम का ख्वाब था कि नवीन उनकी बेटी असमत से शादी करता, लेकिन ख्वाब अब ख्वाब ही रह गया था। ये रखो अपने पास अपनी चिट, तुम मेरे घर जा रहे हो और जब तक चाहो वहाँ आराम से रह सकते हो। नवीन ने हाथ बढ़ाकर कार्ड थामे उसके हाथ को नीचे किया। असफर ने सर झुकाकर अस्वाद में सर हिला दिया। अनिल स्याह कोट पैंट में मलबूस सलीके से जलसदा बालों की एक तरफ मांग निकाले शीशे के बने काउंटर पर कोने टिकाए खड़ा था। काउंटर के पार रिसेप्शनिस्ट लड़की हाथ में पकड़ी रसीद के नंबर को कीबोर्ड पर टाइप कर रही थी। सर, ये रिपोर्ट नंबर तो यहाँ से जा चुकी है। लड़की ने काउंटर पर रसीद रखते हुए निगाहें अनिल की तरफ मुड़ते हुए कहा। अनिल ने हैरत से माथे पर शिकन डाले। क्या? क्या मतलब? जी सर, एक मिनट। लड़की ने एक हाथ से इशारा किया और फिर काउंटर पर रखे कीबोर्ड पर फिर से उंगलियां चलाने लगी। अनिल उसी तरह हैरत से पन में सुकेड़े बेयकीन खड़ा था। 2 दिन पहले वो और जेसिका फिंगरप्रिंट के लिए उनको वो पैकेट देकर गए थे, जिसके नतीजे की रिपोर्ट आज निकलनी थी। उसे अच्छी तरह याद था कि वो पैसे दुरान के कहने पर उसे लिफाफे में डाले थे, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि फिंगरप्रिंट्स के नतीजे की रिपोर्ट लेने उसे ही आना था। दुरान ने उससे एक आदमी का तमाम बायोडेटा दर्ज करके गलत रिपोर्ट तैयार कर दी थी, जो उससे अब असल रिपोर्ट के साथ बदलनी थी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो गया था। सर, मिस जेसिका फ्रैंक 1 घंटे पहले यहाँ से रिपोर्ट लेकर जा चुकी हैं। लड़की की आवाज़ पर अनिल ने चौंक कर चेहरा ऊपर उठाया। पल भर में ही उसकी आंखें फैल गईं और माथा बुरी तरह टनका। जेसिका? हैरत का शदीद झटका था, लेकिन साथ ही सच खुल जाने का खौफ। सर, क्या कोई और मदद कर सकते हैं? नहीं, शुक्रिया। अनिल ने घबराहट में जवाब दिया और पलटा। वो जल्द से कदम लैब से बाहर जा रहे थे, जबकि उंगलियां तेजी से फोन की स्क्रीन पर टपटपा रही थीं। सुनहरी रंग का लेदर गाउन नुमा फ्रॉक उसकी गंदमी रंगत पर पहना हुआ बना जच रहा था। हर दफा की तरह वो सिर्फ नाम की मिसेस सुरंग बनी। इस खूबसूरत कमरे के ड्रेसिंग रूम में कद आदम आईने के सामने लगी आरामदेह कुर्सी पर फरशुमान थी। उस पर झुकी लड़की पिछले 20 मिनट से उसके चेहरे को कैनवस समझकर मुख्तलिफ ब्रश चला रही थी। तेले से एक तरफा जूड़े में मुकीद बाल जूड़े से निकलकर गर्दन पर झूलती लटें, दिल फरेब जाजिब नजर मेकअप वो एक कैनवस से ही थी। वो यूं ही कुर्सी की पुश से टेक लगाए आंखें मूंदे और चेहरा ऊपर उठाए बैठी थी, जब अचानक नाक की नथनों में दुरान की महसूस दिल फ्रेब खुशबू घुसी। आंखें बंद थी, लेकिन दिल ने गवाही दी कि वो यहाँ आया है। दुरान हाथ में एक छोटी सी स्याह डिबिया थामे जैसे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, कदम ना चाहते हुए भी थम गए। वो जो सादगी में भी दिल को उस दुनिया की सबसे हसीन लड़की लगती थी, इस संघार में तो वो तिलिस्म में होशरुबा लग रही थी। दुरान की मौजूदगी को महसूस करती हुई जहाँ लड़की सीधी हुई, वहाँ जवेरिया ने आहिस्ते से आंखें खोली तो वो करीब खड़ा उसे ही देख रहा था। निगाहों में मुझसन बेपनाह मोहब्बत का समंदर दोपहर की बेरूही बरतने वाली निगाहों से यकसर मुख्तलिफ था। दुरान की निगाहों से तासादुम ने दिल की धड़कने की रफ्तार को क्या बढ़ाया। उसकी लबानी पलकें कालों पर लरस कर झुक गईं। दुरान ने फौरन लजाजत से निगाहें चुराईं और फिर हाथ में पकड़ी डिबिया पास खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाई। ये पहनाना है इन्हें। ओके सर। लड़की ने मुस्कुराकर डिबिया हाथ में थामी तो जवेरिया ने चौंक कर पहले स्याह डब्बी और फिर दुरान की तरफ देखा, जो सपाट चेहरे के साथ पलटकर अब अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ रहा था। लड़की ने एहतियात से डब्बी को पास वाली मेज पर रखा और जवेरिया के चेहरे पर फिर से ब्रश चलाने लगी। चंद सेकंड बाद उसने जवेरिया को चेहरा सीधा करने के लिए कहा और खुद मेज पर रखी डब्बिया को उठाया। दुरान अब कोट पहन चुका था। सपाट चेहरा झुकाए गहरे भूरे गर्म कोट की आसीनों को थामे कफलिंग लगाता वो यहाँ उसकी और लड़की की मौजूदगी से हद दर्जा बेनियाजी बरते हुए था। लड़की ने जैसे ही स्याह लेदर की डिबिया को खोला, चांदी रंग के छोटे से कानों में पहनने वाले चक्कोर शक्ल की बालियां थीं, जिन पर बहुत छोटे नफीस सफ़ेद नगीने जुड़े थे। कानों की इन जदीद तर्ज की बालियों के गिर्द डब्बी में एक अदद जोड़ी नुमा ब्रेसलेट भी मौजूद था, जो उसी तरह चौकोर शक्ल का था और उस पर भी उसी तर्ज के नगीने जुड़े थे। मेकअप आर्टिस्ट बाली को उसके कान में पहनाकर उसकी लॉक को बंद करने की कोशिश में थी। वो उसके कानों के पास झुकी बार बार बाली को
निकाल कर फिर से पहना रही थी। क्या हुआ? क्या मसला है? दुरान की आवाज़ पर जहाँ वो लड़की सीधी हुई, वहाँ जवेरिया ने भी निगाह दुरान पर उठाई। अनवय इकट्ठी किए वो लड़की से उसकी उलझन की वजह पूछ रहा था। सर, इसका लॉक बहुत अजीब है। बहुत कोशिश के बावजूद मुझसे नहीं लग रहा। लड़की ने शर्मिंदा लहजे में अपनी परेशानी का जवाब बताया। मुझे दें ये और हटें पीछे। दुरान ने हथेली खोलते हुए सामने की। लड़की ने हाथ में पकड़ी बाली दुरान के हाथ पर रखी। क्या इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? बालियों को हाथ में रखे आईब्रो उचकाए लड़की से सवाल किया। जी सर, बस ये जेवरात। आप जा सकती हैं, ये मैं कर लूँगा। दुरान ने सपाट लहजे में हुक्म दिया तो लड़की ने सर को अस्वाद में हिलाया और अपने बैग को उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद दुरान ने हाथ में पकड़ी बाली को उंगली के पोर में घुमाया और आंखों को चुंदी किए देखा। फिर हैरान बैठी जवेरिया की हालत से बेनियाजी बरतते झुका। आहिस्ते से उसके कान की लो को थामा। जैसे ही दुरान की उंगलियों ने कान की लो को छुआ, वो जो मुजस्सिम बनी बैठी थी, पूरा वजूद दिल बनकर धड़कने लगा। दुरान ने एक सेकंड में लॉक को बंद किया और फिर उसके दूसरे कान की तरफ झुका। अब की बार जवेरिया ने आईने में अक्स देखा। उसके पीछे खड़ा वो दुरान वाली ही था जो उससे कान में बाली पहना रहा था। क्या था वो? पल में कुछ और पल में कुछ। दोपहर को उससे खुद से अलग करता और अब उस पर झुका उस जेवर पहनाता हुआ। क्या दुरान का ये रूप भी है? हैरत दर हैरत थी। दोनों कानों की लोम में झूलती वो बालियां बहुत छोटी थीं, लेकिन वो कान की लो को जकड़े कान की हड्डी पर एक रील की तरह चढ़ रही थीं। हाथ आगे करो। दुरान की आवाज़ पर सटपटाकर उससे ऊपर देखा। वो अब हाथ में चांदी रंग का कड़ा थामे खड़ा था। जबीर ने साथ सेमगी में बाजू ऊपर उठाया तो उससे आहिस्ते से कलाई थामी और हाथ में पकड़ा वो कड़ा कलाई में घुमाकर उसकी लॉक को बंद किया। दुरान के मोबाइल पर बजती रिंग ट्यून पर वो उसके बाजू को यूं ही हवा में छोड़कर दूर हुआ और फिर फ़ोन कान से लगाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हेलो। बोलो। फ़ोन कान से लगाए आगे बढ़ता वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि वो अभी तक वहीं वर्ताए हैरत में मुजस्सिम बनी खुद को आईने में देख रही थी। वो हर मुकाम से पहले, वो हर मुकाम के बाद, सहर थी शाम से पहले, सहर है शाम के बाद। हर इनकलाब मुबारक, हर इनकलाब एसाब, शिकस्त से जाम से पहले, शिकस्त से जाम के बाद। मुझी पे इतनी तवज्जा, मुझे से इतना गुरेज, मेरे सलाम से पहले, मेरे सलाम के बाद। चरागे बज़म सितम है, हमारा हाल ना पूछ, जले थे शाम से पहले, बुझे हैं शाम के बाद। ये रात कुछ भी नहीं थी, ये रात सब कुछ है, तलुए जाम से पहले, तुलुए जाम के बाद। वही ज़ुबान वही बातें मगर है कितना फ़र्क, तुम्हारे नाम से पहले, तुम्हारे नाम के बाद। हयात करिया शबनम, हयात रस्क शरर, तेरे पैगाम से पहले, तेरे पैगाम के बाद। ये तर्ज फ़िक्रिया रंग सुख़न कहाँ काबिल, तेरे कलाम से पहले, तेरे कलाम के बाद। चमचमाती इमारत के बाहर लगे बड़े से तख्ते पर लिखे सूख अल्फाज जगमगा रहे थे। दी ओपन थिएटर ऑडिशन ऑफ स्टंटमैन, लॉस एंजलिस एंड शिकागो, स्टंट परफॉर्मेंस। इमारत में दाखिल होते ही तवील राहदारी के बाद बड़े से हॉल में कितार तर कितार लगी नशिस्तों पर बैठे लड़कों में वो भी सर झुकाए बैठा था। स्याह टी शर्ट और नीली जीन्स से मलबूस 22 साल दुरान मलिक। उसकी शर्ट पर लगे कार्ड पर 07 नंबर जगमगा रहा था। दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में लाए इर्द गिर्द के शोर से बेनियाज गहरी सोच में घर को बसाहिर अपनी बारी के इंतजार में था, लेकिन सहन में चलते उलाव और ही सोचों से गर्क किए हुए थे। आखिर को नवीन मलिक की तमाम जायदाद बेचने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आए उसे आज 2 हफ्ते हो चुके थे। ये 2 हफ्ते बेकार होटल में गुजारने के बाद वह आज स्टंटमैन के ऑडिशन के लिए आया था, जिसके लिए 2 दिन पहले ही उसने परफॉर्म किया था। आज उन 200 लड़कों में वो भी शामिल था। वो सब लड़के अमेरिका की मुख्तलिफ एकेडमी से महारत हासिल करने के बाद ऑडिशन देने पहुंचे, जिनमें वो एक वाहिद था जिसके पास बाकायदा किसी भी इदारे का सर्टिफिकेट नहीं था। नंबर 07। हॉल में ख्वाहिशी अनाउंसमेंट पर उससे झुका सर ऊपर उठाया। ये उसी का नंबर था जो अब 3 घंटे की तवील इंतजार के बाद पुकारा जा रहा था। नंबर 07, आपसे गुजारिश है थिएटर में तशरीफ़ लाइए। अनाउंसमेंट होते ही वो उठ खड़ा हुआ था और अब खुद पर कड़ी सबकी नज़रों को महसूस करता थिएटर की तरफ बढ़ रहा था। बड़े से सुर्ख पर्दे को हटाकर जैसे ही वो आगे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा स्टेज था जो आम स्टेजों से बहुत मुख्तलिफ था। सामने तैराकी तालाब था।
एक तरफ मुतली वेट लिफ्टिंग का साजो सामान और सामने लगी नशिस्तों पर बरशुमार 7 लोग उस ऑडिशन के जज थे। ये 2 खवातीन और 5 मर्द थे। आपका नाम? उसके माइक पर पहुंचते ही उससे पहला सवाल नशिस्त के दरमियान में बैठी खातून ने पूछा था। दुरान मलिक। दुरान, आपके स्किल्स में तो बहुत कुछ लिखा है। आप खुद बताएं, क्या है ये सब? ये बहुत दिलचस्प है कि आप बिना कोई एकेडमी से महारती मशकें लिए ही इतनी चीज़ों में महारत रखते हैं। अब की बार बोलने वाला उधेड़ उम्र शख्स था। दुरान ने माइक को थामे मुंह के करीब किया और फिर थिएटर में उसकी भारी आवाज़ गूंज उठी। पहाड़ों की चढ़ाई, स्कीइंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, मार्शल आर्ट्स, घड़सवारी और आतिशबाजी के इस्तेमाल में इजाफी तजुर्बा। दुरान ने माइक के करीब चेहरा किए मुतवाज़िन लहजे में एक के बाद दूसरी महारत का नाम दिया। हम ऑडिशन में इनमें से किसी भी महारत को जान सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, हर तरह से। पुरइत्मीनान लहजा था। स्टेज के सामने ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं? सामने बैठे नफूस में से एक ने पानी के तालाब की तरफ इशारा किया। दुरान ने इस बात में साई लाया। तो पहले तैराकी की जांच हो जाए। जैसा आप चाहें। दुरान ने लब भींचे तैराकी के लिए हामी भरी और कदम आगे बढ़ाए। स्टेज से बिल्कुल नीचे बनाया गया तैराकी का तैलावी शफाफ नीले पानी से भरा था। 1 मिनट रुको, तैराकी नहीं करवानी, इससे कुछ खास करवाना है। तीसरे नंबर पर बैठे जज की आवाज़ हॉल में गूंजी। दुरान के कदम थमे। साथ ही वहां मौजूद बाकी तमाम चचा साहब की निगाहें भी उस जज की तरफ घूम गईं। वो आंखें चूंधी किए अब दुरान की फाइल पर निगाह झुकाए हुए था। वे गहरी सांस लेते हुए चेहरा ऊपर उठाया। अगर ये स्कूबा डाइविंग में महारत रखता है तो मुझे ये देखना है कि कितनी देर पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन रह सकता है। वो अपनी थोड़ी को सहलाते हुए अपनी बात की वजाहत कर रहा था। बाकी सब जजेस अब दुरान की तरफ देख रहे थे। दुरान, क्या तुम ये कर सकते हो? फ्री डाइविंग बिना ऑक्सीजन कितनी देर तुम पानी में रह सकते हो? अबरू उचकाए इस सजाइया मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। बिल्कुल कर सकता हूँ। दुरान ने संजीदगी से बरजस्ता जवाब दिया। क्या तुम जानते हो बिना ऑक्सीजन डूबे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? जज ने अपनी दोनों उंगलियों में फंसे कलम को घुमाते हुए तमस्सराना लहजे में ससाय किया। नहीं। दुरान ने कतियत से जवाब दिया। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना खौफ ना हिचकिचाहट। वर्ल्ड रिकॉर्ड 19 मिनट और 30 सेकंड है, लेकिन मैं तुम्हें 10 मिनट तक पानी में रहने पर मुंतहिब कर लूंगा। भुएं उचकाते हुए उसे जिताते हुए कहा, जबकि बाकी सब जजेस हैरत से कभी दुरान और कभी उसकी तरफ देख रहे थे। ठीक है, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। दुरान जज का जुमला मुकम्मल अदा होने से पहले ही शर्ट उतार कर तालाब में छलांग लगा चुका था। अब सबकी निगाहें घड़ी पर जमी थीं। 1 मिनट, 2, 3, 4, 5। वक्त सिरक रहा था और सबकी निगाहें मतवातर तालाब से घड़ी और घड़ी से तालाब का सफ़र कर रही थीं। 10 मिनट से ऊपर वक्त जा रहा है, जज खातून ने होंठ चेहरे के साथ माइक में कहा। घड़ी की टिक टिक पूरे हॉल में गूंज रही थी। सबकी पेशानी पर अब बल पड़ रहे थे। जज खातून ने बेचैनी से बाकी जजेस की तरफ देखा जो चुपचाप बैठे थे। घड़ी अब 12 मिनट दिखा रही थी। शानदार। बस से बैठे जज ने लबों को सताइशी बाहर निकालते हुए सर को जंबिश दी, जबकि साथ बैठी खातून ने परेशानी से अपना चेहरा माइक के करीब किया। 13 मिनट, ये बहुत ज़्यादा है। देखो उसको, ये स्टंट में रिट्यूशन है, कोई रियलिटी शो नहीं। स्टेज पर हाथ बांधे खड़े 2 लड़के भागते हुए तालाब की तरफ बढ़े। घड़ी की सुइयां सरहद से 13 मिनट से आगे बढ़ रही थीं। सब जज अब गुस्से से टास्क देने वाले जज को घूर रहे थे, जो अपनी निगाहें घड़ी पर जमाए सपाट बैठा था। ओ जीसस, निकालो इसको बाहर, ये क्या पागलपन है? इसकी जान भी जा सकती है। एक और जज खड़े होते हुए चीखा था। उसी वक्त दौरान उछलकर पानी की सतह के ऊपर आया, तो जैसे सबकी अटकी सांसें बहाल हुईं और चेहरों की सफ़ेद पड़ती रंगत में भी फिर से खून की लहर दौड़ी। घड़ी 13 मिनट और 40 सेकंड्स का वक्त दिखा रही थी। दुरान मुकम्मल भीगा, गीले बालों में उंगलियां फेरता अब स्टेज पर खड़ा था। तमाम जजेस अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो चुके थे और अब सताइशी निगाहों से दुरान की तरफ देखते हुए तालियां बजा रहे थे। ये हैरान कुन था। तुम कमाल हो। आओ और अपना मुंतहिब कार्ड ले जाओ। जज ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पुकारा। कुछ देर पहले वाली ससाया मुस्कुराहट अब गायब थी। दुरान उसी तरह भीगा हुआ अब जजिस के डेस्क की तरफ बढ़ रहा था। वो करीब आया और टास्क देने वाले जज ने उसे गले लगाया। वेल डन बासिल। एक सरगोशी थी जो उसके कान में हुई। दुरान के कान खड़े हुए उससे मुस्कुराते हुए दुरान को खुद से अलग किया। दूसरे जज सताइशी निगाहों से उसे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दुरान की निगाहें उसी जज पर टिकी थीं जो अब कोर्ट के शिकन दुरुस्त करता हुआ वापस अपने नशिस्त पर बैठ रहा था।
सफ़ेद गाड़ी से उतरने वाली वो लंबे भूरे गरम कोट में मलबूस लड़की थी। सुनहरे और भूरे रंग के मिलाप वाले कंधों तक आते बाल खुले छोड़ रखे थे। गले की गिर लिपटा सर्द ऊन का स्कार्फ उसकी चमकती रंगत पर जच रहा था। लंबी गर्दन पर बेसुई चेहरा और उस पर सहर फूंक देने वाले नकूश किसी भी देखने वाले को पल भर में अपनी दिलकशी का असीर कर सकते थे। गाड़ी के दरवाजे का लॉक बंद करने के बाद वो कंधे पर स्याह बैग के स्ट्रैप को दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ रही थी। ये उसकी निगाह का मरकज बने घर की सुर्ख ईंटों वाली रोश थी, जो घर के सामने खुले लॉन में से गुजरकर घर के सफ़ेद रंग के गेट तक ले जाती थी। हसीन नकोश के साथ लंबा कद काठ उसके पुरकशिश सरापे में इजाफे का बायस बन रहा था। सफ़ेद दरवाजे के सामने आने के बाद उससे अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक अदद चाबी समेत हाथ बाहर निकाला। चाबी को दरवाजे के लॉक में डाला, घुमाया और उसी लम्हे हल्की सी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। घर में दाखिल होते ही वो अपनी गर्दन के गिर लिपटे गर्म मफलर को उतारती हुई आगे बढ़ रही थी कि उसी लम्हे घर की खामोशी में उठने वाली खटपट की आवाज़ पर वो चौंक कर रुकी। बैरूनी दरवाजे से आगे की राहदारी गुजरने के बाद लॉन्च में 2 कमरों के दरवाजे खुलते थे, जिनमें से एक कमरे में से आती आवाज़ों पर वो अब बड़ी-बड़ी आँखों के साथ कान खड़े किए उस कमरे की जानिब देख रही थी। वो रोज़ शाम 7 बजे घर पहुँच जाती थी, जबकि नवीन के आने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं था। लेकिन वो कभी उससे पहले घर नहीं आता था, और अगर आ भी जाता तो उस कमरे में तो हरगिज़ नहीं जाता था, जिससे इस वक्त उसे मशकूक आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कमरे से आती आवाज़ों से साफ ज़ाहिर था कि कमरे में इस वक्त कोई मौजूद है। उससे खौफ से इर्द-गिर्द निगाह दौड़ाई और लपक कर सोफ़े के सामने रखे मेज़ पर से गुलदान उठाया। उजलत पे बिना आवाज़ पैदा किए अपने बूट उतारे और फिर जराबू समेत दबे कदम कमरे की जानिब बढ़ी। वो खौफ से फटी आंखों के साथ आहिस्ता-आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ रही थी। दिल की रफ्तार खौफ के बायस बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचकर हिम्मत जताने को उसने गहरी सांस ली और फिर अधखोले दरवाजे में दाखिल होते ही बर्क रफ्तारी से निगाह कमरे के चारों अतराफ में दौड़ाई। उसका हर्षा सच साबित हुआ था। वो नवीन हरगिज नहीं था, जो कोई भी था। पीठ मोड़े कमरे के बेड के पास खड़ा किसी सूटकेस पर झुका हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से गुलदान उस शख्स के सर पर मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त पलटा और बेसाख्ता जो गुलदान वो उसके सर पर मारने वाली थी, उसके माथे पर वार रख गया। ओ खुदाया! असवन ने तकलीफ से एकदम सर पर हाथ रखा। उससे असवन की कराने की परवाह किए बिना जैसे ही अगले वार के लिए हाथ आगे बढ़ाया, असवन ने फौरन कलाई थाम ली। 1 मिनट मेरी बात सुनें प्लीज़। हेल्प! हेल्प! असवन का कलाई थामना था कि वो होप से और लरस गई और दीवाना वार चिल्लाई। होप से मतवातर मदद के लिए पुकारती वो अब असवन के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की सही कर रही थी। असवन उसकी इस हालत पर बौखला गया। नवीन उसे सुबह एयरपोर्ट से लेकर घर छोड़ने के बाद खुद निकल गया था। सारा दिन आराम करने के बाद अब उसकी आंख खुली थी। अपना बैग खोले खड़ा वो कपड़े निकाल रहा था, जब अचानक वो वारिद हुई। उस लड़की की हुलिये से और घर में यूं मौजूदगी से वो बाखूबी समझ गया कि वो नवीन की बीवी है। लेकिन शायद नवीन ने उसकी आमद के बारे में उसे मुतल्ला नहीं किया था, इससे वो घबरा गई और उसे चोर समझ लिया। मेरी बात तो सुनें। असवन ने उसके मतवातर खुद पर वार करते बाजू को काबू करते हुए ऊंची आवाज़ मिलते झांकी, लेकिन वो तो जैसे कुछ भी सुनने, सोचने और समझने को तैयार नहीं थी। असवन ने झुंझलाकर उसके मुंह पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ एकदम घुट गई। भाभी मैं असवंत हूँ। इससे पहले वो इस रद्द-ए-अमल पर और हड़बड़ा जाती, असवन ने जल्दी से अपना तारुफ करवाया। असवन मलिक, नवीन का कज़न। वो वाकई खामोश हो गई। अब आंखों में खौफ की जगह हैरत ने ले ली थी। असवन ने आहिस्ते से अपना हाथ उसके मुंह से उठाया। मुझे लगता है नवीन भाई ने आपको मेरे बारे में बताया नहीं। भाभी नहीं, मेरा नाम किन्सी है। डर-डर अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो अपना दुरुस्त नाम बताती। अभी असवन को शाकी निगाहों से घूर रही थी। ओह जी, मैं जानता हूँ आपका नाम किन्सी है। दरअसल ये हमारा रिश्ता है। आप मेरी भाभी हैं और मैं आपका देवर हूँ। असवन ने मुस्कुराते हुए मज़ीद वसाहत की, जिस पर वो पुन में सुकेड़े उसका लफ्ज़ सुरा गई। देयोर! वह मुश्किल उससे लफ्ज़ को दोहराया तो असवन अ, हफ़-यफ़ सा कहका लगा गया। असवन के माथे पर बने घूंघट को देखते हुए उसकी आंखों से फ़िक्रमंदी झलकी। माफ़ी चाहती हूँ, आपको ज़्यादा चोट आई है शायद? निगाहें माथे की चोट की तरफ उठाए हुए हफ़्फ़त से कहती। वो वाक़ई अब फ़िक्रमंद लग रही थी। हाँ, चोट तो ज़्यादा है, कोई बात नहीं। आपने जानबूझकर नहीं किया ये सब। असवन ने हिफ़्त मिटाने के लिए मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, वो परेशान कुन लहजे में कहती,
सरहद से पलटी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही असवन ने कमरे में लगे आईने की तरफ कदम बढ़ाए। माथे पर बनने वाला उभार अब सुर्ख हो रहा था। कमरे का दरवाज़ा फिर से खोलने की आवाज़ पर असवन ने पीछे मुड़कर देखा तो फर्स्ट एड बॉक्स उठाई खड़ी थी। असवन ने आगे बढ़कर बॉक्स पकड़ना चाहा तो वो बॉक्स पीछे करती हुई सोफे की तरफ इशारा कर गई। भेजे मैं कर देती हूँ। असवन ने तसबसब में सर हिलाया। वो मेज़ पर फर्स्ट एड बॉक्स रख के उस पर झुकी उसे खोल रही थी। असवन के सोफे पर बैठते पर वो पट्टी लिए करीब आई और उसे सर सोफे की पुर्ज से टिकाने का इशारा किया। नवीन भाई कब तक घर आते हैं? अपनी झिझक को मिटाने के लिए नवीन का पूछते हुए वो सर सोफे की पुर्ज से टिका चुका था। नवीन रात को देर से आता है। वो कैफे के साथ होटल बनाने वाला है, इसी मसरूफ रहता है। संजीदगी से जवाब देती वो उसके माथे पर पट्टी कर रही थी। ओके। असवन ने ऐसे ही इस बात में सर हिलाया। वो पट्टी करने के बाद पीछे हुई और मेज़ पर रख के फर्स्ट एड बॉक्स को बंद किया। तुम डिनर करोगे? पलटकर असवन से सवाल करती वो काफ़ी संजीदा थी। इससे पहले कि असवन कोई जवाब देता वो फिर से खोया हुई। आ जाओ, मैं बाहर खाना लगा रही हूँ। फर्स्ट एड बॉक्स को उठाकर वो बाहर निकल गई। नवीन की बात दुरुस्त थी, वो बहुत अच्छी थी। असवन ने हाथ उठाकर माथे को छुआ और गहरा सांस लिया। बाल बाल बच गया था, नहीं तो वो शायद उसे बेहोश करने के बाद पुलिस को बुला लेती। शुक्र अदा करता वो अब फिर से अपने सूटकेस की तरफ बढ़ा।